सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल देखा था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में कब दो इवेंट्स के नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करा जाता था वो सीखा था हमने। तो अब देखते हैं एडिशन प्रिंसिपल। तो लेट देयर आर टू एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट क्या था? एनी काइंड ऑफ वर्क, कुछ भी हम जो भी काम करते हैं वो एक्सपेरिमेंट है। लेट देयर आर टू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट 1 हैज m वेज ऑफ डूइंग, m डिफरेंट वेज है एक्सपेरिमेंट 1 को करने के, ठीक है। एंड एक्सपेरिमेंट 2 हैज n ways of doing, एक्सपेरिमेंट 1 को करने के n वेज हैं, n डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो कब एडिशन प्रिंसिपल लगाते हैं, ये बात तो कॉमन हो गई। These two experiments आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब एट द सेम टाइम सिर्फ एक ही काम करा सकता है, या तो एक्सपेरिमेंट 1 कर सकते हैं या एक्सपेरिमेंट 2 कर सकते हैं। डिपेंडेंट टू ईच अदर, इसका मतलब यह हुआ एट द सेम टाइम we can perform only one experiment। डिपेंडेंट का मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम करा जा सकता है। देन टोटल नंबर ऑफ वेज of doing experiment 1 और यहां पे ये बात इंपॉर्टेंट है, और एक्सपेरिमेंट 2, टोटल नंबर ऑफ वेज को हम यहां पे एडिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐड कर देते हैं सिंपली m प्लस n। तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें करना यह होगा कि एक्सपेरिमेंट डिफाइन करने होंगे। एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं? एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, या 3, 4, 5 एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं, n एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं। फिर उनके नंबर ऑफ वेज डिफाइन करने होंगे, एक्सपेरिमेंट कितने तरह से किए जा सकते हैं। फिर इसके बाद ये सोचना है क्या ये एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, मतलब क्या एट द सेम टाइम दोनों काम करे जा सकते हैं कि एट द सेम टाइम सिर्फ एक काम हो सकता है। और हमें बेसिकली एडवाइस करना है, करने जाना नहीं है। देन द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट 1, हो सकता है वहां पे और लिखा हो या और अंडरस्टूड हो। तो इतनी चीजें अगर वेरीफाई हो जाती हैं तो नंबर ऑफ वेज को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा? एक्सपेरिमेंट्स को डिफाइन करना। एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। सेकेंड स्टेप होगा एक्सपेरिमेंट के नंबर ऑफ वेज निकालना, डिफरेंट नंबर ऑफ वेज निकालना, मतलब वो काम कितने तरह से करा जा सकता है। ये डिफरेंट नंबर ऑफ वेज हो गए, ठीक है। थर्ड स्टेप होगा क्या ये एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट है टू ईच अदर, मतलब क्या एट द सेम टाइम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और पांचवा, क्या वहां पे और लिखा हुआ है या और अंडरस्टूड है, ठीक है। तो अगर इतनी चीजें वेरीफाई होती हैं तो नंबर ऑफ वेज को सिंपली तुम क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे।
तो अब हर एक क्वेश्चन को हम इसी तरह सॉल्व करेंगे और मेनली इस प्रोसेस पे फोकस करना है। आंसर इनिशियल क्वेश्चन का तुम बहुत आसानी से ला सकते हो, तो आंसर पे फोकस ना करके किस पे फोकस करना है, प्रोसेस पे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आई होप स्टेप समझ में आ गए हैं सारे। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। ए कॉलेज ऑफर्स 7 कोर्सेज इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग सेशन में 7 कोर्सेज है। मॉर्निंग में 7 कोर्सेज हैं, M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7, ठीक है। एंड 5 कोर्सेज इन द इवनिंग। इवनिंग में 5 कोर्सेज हैं। आंसर नहीं चाहिए, प्रोसेस चाहिए। अगर प्रोसेस पे फोकस करा तो आगे चल के जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो बहुत इजीली सॉल्व होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज a student can select exactly one course in the morning, either in the morning और मेन पार्ट देख रहे हो either और लगा हुआ है। एक कोर्स मॉर्निंग में ज्वाइन करना है या फिर एक कोर्स इवनिंग में ज्वाइन करना है। दोनों में से एक ही स्लॉट ज्वाइन कर सकता है, आइदर वो मॉर्निंग में ज्वाइन करे या इवनिंग में ज्वाइन करे। तो एक्सपेरिमेंट 1 क्या हुआ, मॉर्निंग में कोर्स ज्वाइन करना। और मॉर्निंग में कितनी चॉइसेस है उसके पास, 7 चॉइसेस है, 7 डिफरेंट कोर्सेज हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 2 क्या हुआ, इवनिंग में कोर्स ज्वाइन करना। इवनिंग में कितनी चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस है, 5 वेज टू ज्वाइन द कोर्स। क्लियर। अब 2 स्टेप हो चुके हैं, एक्सपेरिमेंट डिफाइन कर चुके हैं, नंबर ऑफ वेज डिफाइन कर चुके हैं। क्या ये एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट है, बिल्कुल डिपेंडेंट है। अगर हमने मॉर्निंग में कोर्स ज्वाइन कर लिया तो इवनिंग में नहीं कर सकते, और इवनिंग में कर लिया तो मॉर्निंग में नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम एक ही चीज कर सकते हैं, आइदर मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। तो ये डिपेंडेंट भी है, ठीक है। और क्लियरली यहां पे आइदर और लिखा हुआ है, तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें वेरीफाई कर ली हैं। क्या कर दें, सिंपली उसको ऐड कर दें। सो 12 वेज आर देयर। सिंपली कितने तरीके आ जाएंगे, 12 तरीके आ जाएंगे जिससे वो मॉर्निंग में या इवनिंग में कोर्स ज्वाइन कर सकता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। तो क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या चीज़ें पहचाननी है, डायरेक्टली क्वेश्चन को सीधा सीधा सॉल्व नहीं कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए पर्सन वॉन्ट्स टू लीव स्टेशन बी स्टेशन छोड़ना है उसको। देर आर 3 रूट्स फ्रॉम बी टू ए। बी से ए जाने के लिए 3 रूट्स हैं। एंड देर आर 4 रूट्स फ्रॉम बी टू सी। बी से सी जाने के लिए 4 रूट्स हैं। सपोज कर लो दिल्ली में वो रहता है, दिल्ली छोड़ के भागना है उसको, आइदर लखनऊ या फिर मुंबई, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही लीव द स्टेशन बी, ठीक है। तो पहला केस क्या होगा, वो माइंड मेकअप करेगा। अगर हम लखनऊ से दिल्ली भाग जाएं, मतलब एक्सपेरिमेंट 1 कर लें, जिसको करने के कितने तरीके हैं, 3 रास्तों से भाग सकता है यहां से। या फिर वो माइंड मेकअप करेगा, एक्सपेरिमेंट 2 कर लें, दिल्ली से मुंबई भाग जाए, कितने तरीके से भाग सकता है, 4 तरीके। क्लियर है, 2 स्टेप्स हो गए। अब सोचो, क्या ये एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट है? बिल्कुल डिपेंडेंट है। जो भी काम करा जाता है एट द सेम टाइम करा जाता है। ये नहीं कि पहले दिन मुंबई भाग गए, दूसरे दिन लखनऊ भाग गए, एट द सेम टाइम। इस टाइम पे क्या हो सकता है, या तो वो लखनऊ भागेगा या फिर वो मुंबई भागेगा। अगर वो लखनऊ चला गया तो मुंबई नहीं जा सकता, मुंबई चला गया तो लखनऊ नहीं जा सकता। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। डिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है। एट द सेम टाइम तुम अगर उसको एडवाइस भी करोगे तो दोनों जगह जाने की एट द सेम टाइम एडवाइस नहीं कर सकते कि लखनऊ भाग जाओ, मुंबई भाग जाओ, ठीक है। तो एट द सेम टाइम तुम एक ही चीज बता सकते हो। तो या तो एक्सपेरिमेंट 1 होगा या फिर एक्सपेरिमेंट 2 हो सकता है। और अंडरस्टूड है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या आ गया, 7 वेज। सिंपल। तो आई होप प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ यू हैव टू गो आउटसाइड टू बाय स्वीट्स एंड सपोज अ बेकरी हैज अ selection of 15 different cupcakes, 15 different cupcakes हैं, ठीक है, 20 different donuts हैं and 13 different muffins हैं। एक बेकरी में गए और वहां पे ये स्टॉक है। इफ यू आर टू सेलेक्ट अ टेस्टी ट्रीट, ध्यान से पढ़ना होगा, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन में ही गड़बड़ करके आते हैं क्योंकि लोग बहुत जल्दी में होते हैं। उसको एक कोई भी पीस ऑप्ट करना है। हाउ मेनी डिफरेंट चॉइस ऑफ स्वीट्स कैन बी चूज फ्रॉम? आई होप समझ में आ गया होगा। एक ही चीज ऑप्ट करनी है। एक्सपेरिमेंट 1 क्या होगा, या तो केक ऑप्ट करोगे, कितने तरीके होंगे केक, डिफरेंट केक 15 हैं। एक्सपेरिमेंट 2 क्या होगा, डोनट ऑप्ट करोगे, 20 वेज हैं। एक्सपेरिमेंट 3 क्या होगा, मफिन ऑप्ट करोगे, 13 वेज है। और बोला गया है कि यार सिर्फ एक तुम ले सकते हो। मान लो तुम्हारे फादर ने बोला कि ठीक है दुकान में जा रहे हो, तुम एक अपने मनपसंद की कोई भी चीज़ ले सकते हो। तो अगर तुम केक ऑप्ट करोगे तो ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर डोनट ऑप्ट करोगे तो ना केक ले सकते हो ना मफिन ले सकते हो। मफिन ले लिया तो ये दोनों नहीं ले सकते। तो क्या ये तीनों एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट हैं और अंडरस्टूड है? या तो तुम केक लोगे या मफिन लोगे या डोनट लोगे। क्यों भाई, और अंडरस्टूड है, तीनों में से एक ही चीज लोगे। और भी दिख रहा है हमें, अंडरस्टूड है, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। एट द सेम टाइम उस समय तुम उस बेकरी शॉप से एक ही चीज लोगे, ठीक है। एट द सेम टाइम एक ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, ये या फिर ये या फिर ये। तो क्या अब हम नंबर ऑफ वेज को ऐड कर सकते हैं? क्लियर है? तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम प्रोसेस करेंगे। डायरेक्टली बस पढ़ के मल्टीप्लाई कर दिया, पढ़ के ऐड कर दिया, तो इससे काम नहीं बनेगा। हमेशा वो डाउटफुल रहता है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ 2 डिजिट नंबर हैविंग डिफरेंट डिजिट विच आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, 2 डिजिट नंबर बनाना है विच आर डिविजिबल बाय 5। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब होता है या तो उसकी लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो। अच्छा, जब भी नंबर्स की बात होती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है 0। जैसे ही नंबर बनाने की बात आए तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जो फर्स्ट प्लेस है वहां 0 नहीं आ सकता। ये 0 प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 0 के लिए अलर्ट रहना। तो पहला केस हम ले लेते हैं, आइदर फर्स्ट प्लेस 0 होगा या फिर यूनिट प्लेस 0 होगा या फिर यूनिट प्लेस 5 होगा, तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और इस बात का ध्यान रखना, यहां पे 5 नहीं आ सकता, ठीक है। और ये भी लिखा हुआ है क्लियरली, ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि रिपीटिशन अलाउड की रिपीटिशन नॉट अलाउड। दे रखा है हैविंग डिफरेंट डिजिट। अगर यहां 0 आ गया है तो 0 यहां नहीं आ सकता। 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में से कोई भी नंबर यहां आ सकता है। 10th प्लेस को फिल करने के 9 वेज। ये एक्सपेरिमेंट 1 है हमारा। अगर यूनिट प्लेस पे हमने 0 फिक्स कर दिया तो एक्सपेरिमेंट 1 को करने के कितने तरीके हो गए, 9 वेज। या फिर हमने यूनिट प्लेस पे 5 फिक्स कर दिया, यहां 0 नहीं आ सकता और 5 भी नहीं आ सकता क्योंकि सब में डिफरेंट डिजिट होनी है, ठीक है। टोटल कितनी डिजिट होती हैं, 10। 2 डिजिट नहीं आ सकती तो यहां पे कितनी डिजिट्स आ सकती हैं? एक्सपेरिमेंट 2 हो गया। ये कितनी डिजिट आ सकती है? 8। क्लियर है बात? तो एक्सपेरिमेंट डिफाइन कर लिया हमने, नंबर ऑफ वेज डिफाइन कर लिए। अब क्या करना होता है, क्या ये दोनों एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट हैं? बिल्कुल डिपेंडेंट हैं। अगर तुमने 0 फिल करा तो एट द सेम टाइम यहां 5 नहीं आ सकता ना, 0 ही आएगा। और अगर तुमने 5 फिल करा यहां पे तो एट द सेम टाइम यहां 0 नहीं आ सकता। तो क्या ये दोनों एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट हैं? एट द सेम टाइम तुम एक ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, या तो यूनिट प्लेस पे 0 फिक्स कर दो या यूनिट प्लेस पे 5 फिक्स कर दो। और
ऑब्वियसली और दिख ही रहा है, या तो यूनिट प्लेस पे 0 फिक्स करोगे या यूनिट प्लेस पे 5 फिक्स करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंफर्म हो गई, तो नंबर ऑफ वेज 9 + 8 17 वेज इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, वो एग्जामिनर्स माइंड पे डिपेंड करता है। हमसे पूछा गया है 2 डिजिट नंबर, ये बताओ जरा, क्या 0 2 डिजिट नंबर होता है? 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 होता है ओनली 0। 0 क्या होता है, या 0 लिखा है इसका कोई मतलब नहीं, दैट इज इक्वलेंट टू 0। तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो अगर 1 डिजिट नंबर पूछा जाए, 1 डिजिट नंबर पूछा जाए, तो काफी लोग 0 को नंबर कंसिडर नहीं करते हैं, जबकि 0 इज ऑल्सो अ नंबर। 0 भी एक नंबर है। 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। 0 को छोड़ के हर एक डिजिट से डिविजिबल होता है, हर एक नंबर से डिविजिबल होता है, हर एक रियल नंबर से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो अभी इसको डिस्कस करते हैं आगे। There are 25 students in a class in which 15 boys, 15 बॉयज हैं, and 10 गर्ल्स हैं। The teacher select either a boy, लैंग्वेज पे ध्यान दो, either a boy or a girl, यहीं से कंफर्म हो रहा है एडिशन प्रिंसिपल, for a monitor post, monitor of the class, in how many ways it can be done। तो तुम्हें पता है, या तो बॉय मॉनिटर बनेगा, बॉय कितने हैं, 15 में से किसी भी एक को मॉनिटर बना सकते हैं, या फिर क्लियरली और मेंशन्ड है, या गर्ल मॉनिटर बनेगी, 10 में से किन्हीं भी गर्ल को मॉनिटर बना सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं। अगर गर्ल मॉनिटर बनी तो बॉय नहीं बन सकता, बॉय बना तो गर्ल नहीं बन सकती, तो डिपेंडेंट है, एट द सेम टाइम एक ही को मॉनिटर बना सकते हैं, इधर बॉय और गर्ल। Hence, we add the number of ways 15 + 10 is equal to 25. Next question है, there are 4 student for physics, 4 physics के लिए हैं, 4 for physics, 6 for chemistry and 7 student for mathematics, gold medal। तुम्हें पता है किसी भी एक स्ट्रीम का एक ही गोल्ड मेडल होता है, ऐसा नहीं कि मैथ्स के लिए 4 गोल्ड मेडल दे दिए जाएंगे। तो एक गोल्ड मेडल होगा हर एक सब्जेक्ट का। डिजर्विंग कैंडिडेट क्या है, फिजिक्स में 4 डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, केमिस्ट्री में 6 डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, मैथ्स में 7 डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। सबका फिजिक्स का एक गोल्ड मेडल होगा, केमिस्ट्री का एक गोल्ड मेडल होगा, मैथ्स का एक गोल्ड मेडल होगा, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ दीज गोल्ड मेडल, सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि प्रॉपरली पढ़ते नहीं है। सिर्फ एक गोल्ड मेडल देना है, इसका मतलब या तो हम फिजिक्स का दे दें, या केमिस्ट्री का दे दें, या फिर मैथ्स का दे दें। तो आई होप अब सारी चीज़ें दिमाग में तुम्हारे चल ही रही होंगी। एक्सपेरिमेंट 1, फिजिक्स का गोल्ड मेडल देने के 4 तरीके, एक्सपेरिमेंट 2, केमिस्ट्री का गोल्ड मेडल देने के 6 तरीके, एक्सपेरिमेंट 3, मैथ्स का गोल्ड मेडल देने के 7 तरीके। अगर तुमने फिजिक्स का दिया तो केमिस्ट्री और मैथ्स का नहीं दिया जा सकता है, एक ही गोल्ड मेडल देना है, ठीक है। मैथ्स का दिया तो केमिस्ट्री फिजिक्स का नहीं होगा, डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। एट द सेम टाइम तुम कोई एक ही मेडल गोल्ड मेडल दे सकते हो किसी एक को, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। आई होप अब कॉन्फिडेंट हो गए कि कब ऐड करते हैं और कब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देर आर 3 कैंडिडेट्स फॉर क्लासिकल, 5 फॉर मैथमेटिकल एंड 4 फॉर नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप। 3 कैंडिडेट हैं क्लासिकल के लिए, 5 हैं मैथमेटिकल के लिए और 4 हैं नेचुरल साइंस के लिए स्कॉलरशिप। और ध्यान रखना, स्कॉलरशिप भी एक को ही दी जाएगी। इन हाउ मेनी वेज कैन दीज स्कॉलरशिप्स, अब देखो
बी अवॉर्डेड, दीज स्कॉलरशिप्स बी अवॉर्डेड, मतलब यहां पे अब ये नहीं बोला है, वन ऑफ दीज नहीं बोला है, दीज स्कॉलरशिप मतलब क्लासिकल के लिए भी एक स्कॉलरशिप देनी है, मैथमेटिकल के लिए भी एक स्कॉलरशिप देनी है, और नेचुरल साइंस के लिए भी एक स्कॉलरशिप देनी है। तो एक्सपेरिमेंट 1 क्लासिकल की स्कॉलरशिप देने के कितने तरीके हैं? 3 स्टूडेंट हैं। एक्सपेरिमेंट 2 मैथमेटिकल के लिए कितने स्टूडेंट हैं? 5 वेज, 5 में से किसी को भी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। एक्सपेरिमेंट 3 नेचुरल साइंस के लिए कितने तरीके हैं, कितने स्टूडेंट हैं? क्लियर है? और सबकी एक एक स्कॉलरशिप देनी है। लैंग्वेज पे ध्यान देना, कैन दीज स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड, तो एक स्कॉलरशिप क्लासिकल के लिए देनी है, एक मैथ्स के लिए देनी है और एक नेचुरल साइंस के लिए देनी है। नंबर ऑफ वेज डिफाइंड हो गए। अब हमें सोचना है क्या ये एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। क्लासिकल की स्कॉलरशिप मान लो एक स्टूडेंट को S1 को तुमने दे दी, तो मैथमेटिकल की स्कॉलरशिप तुम किसी को भी दे सकते हो, 5 सारी चॉइसेस ओपन है। नेचुरल साइंस की स्कॉलरशिप तुम किसी को भी दे सकते हो, चारों चॉइस ओपन है। कोई डिपेंडेंसी नहीं, किसी को भी क्लासिकल की दे दो, किसी को भी मैथमेटिकल की दे दो, किसी को भी नेचुरल साइंस की दे दो। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट अगर सोचो तो ये इंडिपेंडेंट है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था। और एट द सेम टाइम तुम बता सकते हो, जैसे कि कोई भी अवार्ड दिया जाता है तो प्री प्लान्ड होता है किसको अवार्ड देना है, स्टेज पे पहुंच के नहीं सोचते हैं कि किसको अवार्ड देना है। ठीक है, तो एट द सेम टाइम हम बता सकते हैं स्टूडेंट को क्लासिकल की दे दो, इसको मैथमेटिकल की दे दो, इसको नेचुरल साइंस की दे दो। तो एट द सेम टाइम ये एक्सपेरिमेंट एडवाइस करे जा सकते हैं। ठीक है, और इसकी क्लासिकल की भी देनी है एंड मैथमेटिकल की भी देनी है एंड नेचुरल साइंस की भी देनी है। और जहां एंड आता है इंडिपेंडेंट इवेंट होती हैं। एट द सेम टाइम सारे एक्सपेरिमेंट करे जा सकते हैं। वहां पे नंबर ऑफ वेज क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। दीज आर नंबर ऑफ वेज 12, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐड करते हैं जब डिपेंडेंट होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 वेज आ जाएंगे। तो क्वेश्चन मिक्स्ड होंगे, ऐसा नहीं कि एडिशन प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं तो एडिशन प्रिंसिपल के ही क्वेश्चन आएंगे। तो इस बात पे तुम्हें ध्यान रखना है। दीज स्कॉलरशिप है मतलब हर एक सब्जेक्ट की स्कॉलरशिप देनी। और अब अगर नेक्स्ट पार्ट में देखो, वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप, अगर सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप देनी है, तो अगर हमने क्लासिकल की स्कॉलरशिप दी 3 तरीके से, मैथमेटिकल की दी 5 तरीके से, नेचुरल साइंस की दी 4 तरीके से, अब ये ऐड होगा। और आई होप तुम समझ सकते हो, एक ही स्कॉलरशिप देनी है तो डिपेंडेंट है, या तो क्लासिकल की देंगे या मैथमेटिकल की या नेचुरल साइंस की। हेंस वी ऐड ऑल दीज 3 वेज। अब कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए जो मिक्स्ड होंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल पे। एडिशन प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं बनते हैं, दोनों मिक्स्ड में बनते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर बिटवीन 99 से 1000 के बीच में, 99 से 1000 के बीच में बताने, बिटवीन मतलब ये नंबर्स इंक्लूड नहीं है। तो नंबर कौन से होंगे? 100 से लेकर के 999 तक के नंबर, 100 से लेकर के 999 तक के नंबर। और इन नंबर्स को अगर हमें निकालना है, ये ऑल 3 डिजिट नंबर हैं, तो 999 से 100 सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और 1 ऐड कर दो, बिकॉज सारे नंबर्स 999 से लेके 100 तक के सारे नंबर्स निकालने हैं। तो यह आ जाएगा 899 प्लस 1, दैट इज 900। और इसका दूसरा तरीका भी ये होगा, अगर ये सारे 3 डिजिट नंबर हैं, अगर देखो ध्यान से, तो सारे 3 डिजिट नंबर अगर निकालने हैं तो पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ कुछ भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ वेज को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दीज आर 900 नंबर्स। तो 99 से 1000 के बीच में टोटल कितने नंबर हैं? 900 नंबर हैं। हैविंग एटलीस्ट, ये बात ध्यान रखना है इस कैटेगरी के क्वेश्चन, एटलीस्ट वाला जब भी क्वेश्चन आए, एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 7। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर से वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, नंबर्स
which does not contain सेवन, जिसमें 7 कभी ना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नंबर हमने निकाल लिए। एटलीस्ट वाले क्वेश्चन हमेशा ही ऐसे ही सॉल्व करे जाएंगे जिसमें 7 कभी ना आए, 3 डिजिट नंबर जिसमें 7 कभी ना आए, मतलब पहले प्लेस पे ना तो 0 आ सकता है ना ही 7 आ सकता है, तो 8 चॉइस। दूसरे प्लेस पे 7 नहीं आ सकता तो 9 चॉइस। तीसरे प्लेस पे 7 नहीं आ सकता तो 9 चॉइस। तो 900 टोटल नंबर ऑफ नंबर 900 आ रहे हैं, माइनस 8 इंटू 9 इंटू 9, ये 81 आ जाएगा। 81 इंटू 8 करोगे 8, 648 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 252 बेस। तो एटलीस्ट में हमेशा क्या करना है, टोटल जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं उससे वो वाली पॉसिबिलिटीज सब्ट्रैक्ट कर दो जिसमें कभी भी 7 ना आए, कभी भी वो डिजिट ना आए। तो अब जो बचेगा सब में कहीं ना कहीं 7 आएगा ही आएगा। तो अब डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना हम लोग। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 1000 से छोटे नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0, 1, 2, 4 एंड 5। अच्छा, ये कंफ्यूजन अच्छा हुआ इन्होंने क्लियर कर दिया। नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, अदरवाइज इन क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम रहती है। और हमने बताया था अगर नहीं दे रखा होता है तो पहला आंसर तुम विद रिपीटिशन ही निकालो, और उससे अगर ना मैच करे तो फिर आंसर विदाउट रिपीटिशन निकालो। ठीक है, तो नंबर्स बताने, ऑब्वियसली फिर नंबर्स में नेगेटिव नंबर पे नहीं जाते हैं। 1000 से छोटे नंबर 1 डिजिट नंबर भी होंगे, 1 2 3 4। 1000 से छोटे नंबर 2 डिजिट नंबर भी होंगे और 1000 से छोटे नंबर 3 डिजिट नंबर भी होंगे। तो या तो कोई नंबर 1 डिजिट नंबर होगा। 1 डिजिट नंबर में यहां देखना, यहां पे भी कंफ्यूजन रहता है, क्या 0 एक नंबर है? बिल्कुल है। काफी बुक्स में, काफी एग्जाम में 0 को कंसिडर नहीं करते हैं। ये सारे 1 डिजिट नंबर आ रहे हैं, 1 डिजिट नंबर। अच्छा, इन्हीं डिजिट्स में से चूज करना है, तो ध्यान रखना 1 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, ये 4 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। कितने नंबर्स बन गए? 5 नंबर, 1 2 3 4 5 नंबर। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा एम्बिग्यूटी रहती है इस 0 की। अगर हमारा आंसर 1 से डिफर करेगा तो हम समझ जाएंगे 0 एक्सक्लूड करा गया है। क्या ये बात समझ में आ रही? तो ये एक बड़ा मेजर कंफ्यूजन होता है। 0 भी एक ऐसा नंबर है जो 1000 से छोटा है। ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, अगर नेगेटिव लेना स्टार्ट करेंगे तब तो फिर नेगेटिव इंटीजर्स नहीं लिए जाते। ठीक है, तो या तो 1 डिजिट नंबर बनेगा जो 5 बन रहे हैं, या फिर क्या होगा, 2 डिजिट नंबर बनेगा। अब देखो, अब डायरेक्ट कर लेते हैं। 2 डिजिट नंबर में यहां पे 0 नहीं आ सकता, तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटी है। 5 नंबर थे, एक नंबर कंज्यूम हो चुका है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो दूसरे के लिए भी 4 पॉसिबिलिटी। 4 इंटू 4 करेंगे, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, या फिर क्या बन सकता है, 3 डिजिट नंबर। 3 बॉक्सेस बना लो। पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 4 चॉइस, 0 नहीं आ सकता। दूसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 1 डिजिट कंज्यूम हो चुकी है, अब 0 मिला के टोटल 4 हो गए। मान लो 4 आ गया, 2 आ गया, तो अब कितनी डिजिट बची? 4। तो यहां के लिए 4 चॉइस। 2 डिजिट कंज्यूम हो चुकी है, तो यहां के लिए कितनी चॉइस? 3। तो 4 इंटू 4 इंटू 3, और बीच में और लगा है, या तो 1 डिजिट नंबर बनेगा, या 2 डिजिट नंबर बनेगा, या 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने आ जाएंगे? 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 3, या फिर यह आंसर 4 भी हो सकता है, क्योंकि हमने 0 को एज अ 1 डिजिट नंबर कंसिडर नहीं करा है। तो ज्यादातर बुक्स में तो यह आंसर है, लेकिन कुछ जगह 0 को भी एज अ 1 डिजिट नंबर कंसिडर करना चाहिए हमें, तो ये पहला आंसर भी हो सकता है। क्लियर है? तो आई होप ये गलती नहीं करोगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3। अच्छा, कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 3 कब होता है? जब सम ऑफ ऑल डिजिट 3 से डिविजिबल हो। करो साथ में, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल आना चाहिए। क्लियर है? 5 डिजिट नंबर बनाना है हमें। डिजिट्स कौन सी दे रखी हैं? 0 1 2 3 4 7 एंड 8 भी। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 5 डिजिट नंबर बनाना है। और अच्छी बात है, बोल रखा है ईच डिजिट टू बी यूज्ड एट मोस्ट वंस। इसका मतलब क्या हुआ? रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, जब बातें को क्लियर कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो इन सारी डिजिट्स को हम ऐड करके देखते हैं, क्या ये 3 से डिविजिबल आ रहा है? ये हो गया तुम्हारा और यही नंबर है ना, 6 4 10 7 17 17 और 8 25। यहां पे हमें कॉम्बिनेशन बनाने होंगे जिसमें 2 डिजिट्स को हटाना होगा इस पूरे सीक्वेंस से, और क्योंकि 5 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, और हम एक सीक्वेंस से ही काम करेंगे। तो देखते हैं, एट रैंडम नहीं, अगर एट रैंडम किसी को भी निकाल रहे हो, किसी को भी इंक्लूड कर रहे हो, तो फिर कुछ केसेस छूट जाते हैं। ठीक है, तो 25 किससे डिविजिबल नहीं है? किससे डिविजिबल नहीं है? 3 से डिविजिबल नहीं है। कौन कौन से 3 से डिविजिबल है? 15 6 9 12 18 21 24। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इनिशियल डिजिट हम ले लेते हैं 0 1 2, एक सीक्वेंस में ही करेंगे। बाद वाली डिजिट पहले हटा रहे हैं, फिर धीरे धीरे एक सीक्वेंस से काम करेंगे। 25 में से क्या हटा दें? 25 में से अगर 3 हटा दो कितना आएगा? 22। 22 में से 8 निकाल दो, कितना बचेगा? 22 में से 8 निकालो, 14। 22 में से 7 निकालो, 15। सही है, तो 15 डिविजिबल है, तो हमने 3 निकाल दिया और 7 निकाल दिया। इनसे नंबर ऑफ नंबर्स बना रहे हैं, पहला केस। अब ऐड करके देख लो जरा इसको, 4 3 12 12 15, सम कितना आ रहा है? 15। बिल्कुल सही है। 5 डिजिट नंबर बनाना स्टार्ट करते हैं, आराम से करते हैं समझते हुए। 1 2 3 4 5। पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। क्या क्या आ सकता है? 4 में से कोई भी डिजिट आ सकती है। एक डिजिट कंज्यूम हो चुकी है, सपोज 1 कंज्यूम हो चुका है। अब कितनी डिजिट बची? 4 4 3 2 1, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब क्या करना है? सेकेंड केस। अब हम इसमें से कुछ इंक्लूड करेंगे और कुछ निकालेंगे। कैसे इंक्लूड करेंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं। सम 15 है, मान लो हम इसमें 3 इंक्लूड कर देते हैं। अगर 3 इंक्लूड कर रहे हो मतलब सम तुमने एक बढ़ा दिया। क्यों? 3 इंक्लूड करा। 4 भी ले लेते हैं, जरा ऐड करो उसको, कितना आ रहा है? 7 10, 4 3 7 10 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें एक नंबर इंक्लूड करना होगा, 0 1 2 0 1 2 3 4। अगर 4 ले रहे हैं, ये हो गया 7 7 और 10। अच्छा, 5 तो दे नहीं रखा है, तो अभी 3 हटा देते हैं। अब दिमाग लगाओ कौन सा नंबर इंक्लूड करें और कौन सा एक्सक्लूड करें। या तो ऐसा करें, 2 हटा दें, 1 3, एक एक करके हटाते जाते हैं। 1 3 1 3 4 7। जरा देखो क्या आ रहा है सम? 15 15 आ रहा है सम। मिनिमम सम से स्टार्ट कर रहे हैं, 15। क्लियर है? अब इसको भी करोगे तो सेम कॉन्फ़िगरेशन है, एक 0 है, बाकी नॉन 0 डिजिट्स हैं,
तो यहां के लिए 4 चॉइस, यहां के लिए 4 फैक्टोरियल। ठीक है, सम 15 के लिए हो गया। तीसरा केस लेते हैं, यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तीसरा केस लेना होगा। तीसरा केस ले लेते हैं 1 2 3, 5 डिजिट लेनी है। 1 2 3 का सम हो गया 6 4, 5 डिजिट 1, जरा ऐड करूं 18, ये बन जाएगा। और इनसे अगर 5 डिजिट नंबर बनाना है तो 5 4 क्या आ जाएगा, 5 4 3 2 1, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब चौथा केस ले लेते हैं, यहां से कुछ हटाओ और कुछ इंक्लूड करो। तो 1 2 3 4 8 ले चुके हैं, 1 2 3 7 8 लेके देखते हैं, ऐड करो जरा कितना आ रहा है, 13 13 8 21, क्यों भाई 21 आ रहा है। सारे नॉन जीरो नंबर हैं तो टोटल नंबर ऑफ नंबर 5 फैक्टोरियल बनेगा। और ऑब्वियसली बीच में और आ रहा है, या तो हम ये डिजिट लेंगे या फिर ये या फिर ये या फिर ये, तो इनके नंबर ऑफ नंबर्स को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो इस तरह क्वेश्चन में मेन मुद्दा क्या है, कॉम्बिनेशन बनाना, किस कॉम्बिनेशन से सम 3 से डिविजिबल आएगा। तो कॉम्बिनेशन में हमने यही करा यार, 15 15 मिनिमम सम देख लिया, फिर 21 आया, इसका ऐड करो कितना आएगा, ये 18 आएगा, आई थिंक 18 आया, फिर क्या आ गया 21। तो मिनिमम सम से मैक्सिमम सम की तरफ बढ़ेंगे हम, तो ये सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये टाइप क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कुबेर आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर एंड अरेंज्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी पढ़ी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है डिक्शनरी, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होता है। पहला वर्ड ए से स्टार्ट होता है, फिर ए बी से स्टार्ट होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे होते हैं। ठीक है, तो कुबेर की रैंक बतानी है हमें डिक्शनरी ऑर्डर में। तो कुबेर की रैंक बतानी, तो सबसे पहले काम तो ये करो कि इन अल्फ़ाबेट्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। तो बी सबसे पहले आएगा, फिर क्या आएगा, ई आएगा, फिर के आएगा, फिर आर आता है अल्फ़ाबेट्स में, फिर यू आता है। क्या इस बात पे एग्री हो? अब इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो अगर सिर्फ इतने अल्फ़ाबेट्स हैं तो डिक्शनरी में जो सबसे पहला वर्ड होगा वो बी से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। हमें कुबेर की रैंक बतानी है, तो बी से स्टार्ट होने वाले लेटर से मतलब नहीं है। 4 लेटर्स 4 जगह कैसे अरेंज हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल से। फिर किससे स्टार्ट होगा, ई से, 1 2 3 4, 4 लेटर्स अरेंज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल से। फिर किससे स्टार्ट होगा, के। अब हमारा आ गया के। तो डिक्शनरी में अगर देखो यही अल्फ़ाबेट्स अगर दे रखे हैं तो पहला लेटर अगर के ले रहे हैं तो दूसरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी आ जाएगा। क्लियर है? और विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, ऑल पॉसिबल वर्ड्स हमें बनाने हैं। तो के बाद बी ले लिया तो कितने लेटर्स बचे, 3। 1 2 3 प्लेस में 3 लेटर्स को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल बेस। के बी वाले सारे हो गए, अब क्या होगा, के ई वाले सारे बनेंगे, 3 लेटर्स को 3 प्लेस पे अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल बेस। फिर कौन से सारे वर्ड बनेंगे, के आर वाले, 1 2 3, 3 प्लेस पे 3 लेटर्स अरेंज करने के अगेन 3 फैक्टोरियल बेस। के आर के बाद क्या आएगा, के यू। के आ चुका है, यू आ चुका है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अब देखो क्या आएगा, बी। फिर क्या आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ई। फिर क्या बचा, आर। तो आई थिंक यही हमारा फाइनल वर्ड है। तो ऐड कर लेना है 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। ऐड क्यों कर रहे हैं ये बात समझ रहे होगे। प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 1। तो ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल होता है 24 और 3 फैक्टोरियल होता है 6। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर कैलकुलेट करके देखो 67 आ जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर। अच्छा, 3 डिजिट नंबर 000 नहीं होता है, 3 डिजिट नंबर अगर है नेगेटिव भी नहीं लिया जाता है कभी भी, ठीक है। तो पहले प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। सबसे मेन जो नंबर ऑफ नंबर बनाने वाले क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम आती है वो 0 की आती, इस बात का ध्यान रखना। पहले प्लेस पे ये 100 प्लेस है, 100 प्लेस क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। Having only 2 consecutive digits are identical, 2 consecutive digits are identical, like ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 2 consecutive डिजिट या तो लास्ट 2 हो सकती हैं या पहले की 2 हो सकती हैं। क्यों? 2 consecutive डिजिट आइडेंटिकल हो जाए तो हम 2 केसेस बना लें, लास्ट की 2 डिजिट कैलकुलेट कर लें जब आइडेंटिकल है। पहला केस, लास्ट 2 डिजिट्स आर आइडेंटिकल, जब भी नंबर बनाने की बात आए तो तुम्हारे दिमाग में मेन चीज ये होनी चाहिए, लास्ट 2 डिजिट्स आर आइडेंटिकल। और एक बात ध्यान रखना, इसमें तीनों आइडेंटिकल हो गई। बहुत सिंपल, बड़ा छोटा सा बेसिक सा स्वीट सा क्वेश्चन है। ये भी गड़बड़ कर देते हैं लोग, जो नंबर यहां आ रहा है वो यहां नहीं आ सकता क्योंकि 2 ही आइडेंटिकल डिजिट चाहिए, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट्स आर आइडेंटिकल। अच्छा, लास्ट 2 डिजिट क्या क्या हो सकती है? 00 हो सकती है, 11 हो सकती है, 22 हो सकती है, 99 हो सकती है। क्यों भाई, क्लियर है? ठीक है भाई, लास्ट में 00 हो सकता है, 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, 99 हो सकता है। सपोज कर लो यार, यहां पे हमने फिल कर दिया 00, या ये 0 ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ध्यान रखना। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है ऐसे क्वेश्चन में? 0। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम ये करो, सुन लो ध्यान से, क्योंकि पहले प्लेस पे ना तो 0 आ सकता है, ना ही जो नंबर यहां आया है वो आ सकता है। मान लो अगर 99 आ गया तो यहां पे ना तो 0 आ सकता है ना ही 9 आ सकता है। तो इसको आसान करने के लिए काम ये कर लो, एक केस इसमें भी सब केस बना लो, लास्ट में 2 0 रख दो, फिक्स कर दो 2 0, ठीक है। क्योंकि अगर 0 को साथ में लेके चलोगे तो हमेशा कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। तो 0 से पहले ही कंसिडर कर लो, लास्ट में 2 0 आ रहे हैं तो अब यहां पे क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां के लिए क्या 9 चॉइस होंगी, 1 से लेके 9 तक। क्या टोटल नंबर ऑफ नंबर? ऑब्वियसली 3 डिजिट नंबर जिसमें लास्ट में 2 0 हैं, कौन कौन से बनेंगे? 100 200 300 400 500 600 700 800 900। अब हम ये कर रहे हैं और यहां पे अब 0 नहीं फिल कर रहे हैं, तो बहुत प्रिकॉशन के साथ देखो, ये गड़बड़ कर दोगे अगर तुमने सब चीजें एक साथ कंसिडर करी तो सब कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है। अब अगर यहां 0 नहीं आ रहा है तो 0 आ चुका है, यहां भी 0 नहीं आएगा, यहां तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पे 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इन दोनों को मिला के 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 9 चॉइस हुई, ठीक है। सपोज यहां 1 1 आ गया तो यहां के लिए कितनी चॉइस बचेंगी? ना तो 0 आ सकता है ना 1 आ सकता है, तो यहां के लिए क्या 8 चॉइस बचेंगी? बोलो। और ऑब्वियसली बीच में प्लस आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना 0 सबसे ज्यादा गड़बड़ काम करेगा। अब क्या कर ले हम? फर्स्ट 2 डिजिट्स आर आइडेंटिकल। तो आई होप ये बात समझ रहे होगे कि किसमें प्रिकॉशन रखना है हमें? 0 के लिए। फर्स्ट 2 डिजिट्स आर आइडेंटिकल, और फर्स्ट 2 डिजिट तो 0 हो ही नहीं सकती, फर्स्ट 2 डिजिट तो 0 हो ही नहीं सकती। फर्स्ट 2 डिजिट या तो 1 1 होगी, या 2 2 होगी, या 3 3 होगी, या 4 4 होगी, 9 चॉइस, ठीक है। लास्ट की डिजिट 0 आ सकती है, लास्ट की डिजिट 0 आ सकती है, बट जो यहां अगर यहां 1 आया तो यहां 1 नहीं आ सकता, तो लास्ट में 1 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। मतलब अगर टोटल देखा जाए तो यहां के लिए 8 चॉइस आएंगी। तो यहां पे 0 का पंगा नहीं है, बिकॉज हम यहां पे ऑलरेडी
नॉन जीरो डिजिट्स फिल कर रहे हैं, तो 9 इंटू 8, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आएंगे ये 9, 9 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 कितना होता है 72 प्लस 72, आई थिंक ऐड कर सकते हो अब तुम लोग, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी नंबर वाला क्वेश्चन आता है तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन तुम्हें किसके लिए रखना है, जीरो के लिए। और अगर जीरो को तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो जीरो फिल करके एक अलग से केस ही बना लो कि जीरो, नेक्स्ट केस में फिर जीरो के बारे में तुम्हें सोचना ही ना पड़े, ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ो। इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर फंसते हैं लोग और कोई शॉर्टकट नहीं होता है इस क्वेश्चन का। ध्यान से देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ रैशनल नंबर p बाई क्यू वेयर p एंड q बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5। तो आई होप ये बात अगर समझ रहे हो, 1/2 3/4 5/6 टाइप के रैशनल नंबर बनाने हैं। अच्छा, अगर q 1 हो जाए तो p की वैल्यू कुछ भी रख दो यहां पे, क्यों, नेचुरल नंबर आ जाएगा। अब इसको करने की कोशिश करते हैं, देखो जरा ध्यान से कैसे करा जाता है। इस तरह क्वेश्चन में ऑब्वियसली काफी लोग फंस जाते हैं, आंसर नहीं निकाल पाते हैं। अच्छा, P और Q अगर बराबर हो जाए तो P और Q अगर बराबर हो जाए तो ये 1 आएगा, क्यों भाई, हमेशा क्या आएगा 1। P भी 1 हो जाए, Q भी 1 हो जाए, P भी 2 हो जाए, Q भी 2 हो जाए, P भी 3 हो जाए, Q भी 3 हो जाए, हर बार 1 1 1 आएगा। जबकि हमें डिफरेंट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो एक रैशनल नंबर तो 1 आता है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। जब दोनों सेम हो जाएं तो क्या 1 इज अ रैशनल नंबर आएगा, क्या एग्री हो इस बात पे, ठीक है। दोनों नंबर अगर सेम हो जाएं तो रैशनल नंबर आएगा, क्योंकि ऐसे केस में कोई जरूरी नहीं है कि रिपीटिशन अलाउड या नॉट अलाउड, इसका कोई मतलब नहीं है। तो एक कब आएगा, P और Q एक नंबर मिल गया हमें, दैट इज इटसेल्फ 1, 1 इज अ रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। अब मान लेते हैं P Q के बराबर नहीं है, अब निकालते हैं P Q के बराबर नहीं है तो टोटल कितने डिजिट्स दे रखे, कितने नंबर दे रखे, 6। तो इसके लिए 6 चॉइस, इसके लिए 5 चॉइस। P Q के बराबर नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ऊपर कुछ भी रख सकते हो, नीचे कुछ भी रख सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर 6 इंटू 5 आएंगे, विच इज 30। 31 इज नॉट द आंसर, बिकॉज यहां पे बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीट होंगे और इस बारे में तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना है कौन कौन से नंबर रिपीट होंगे। तो सबसे पहले अगर देखो, ऊपर 1 रख दिया, नीचे 2 रख दिया, 1/2 आया। अब देखो ऊपर 2 रख दिया, नीचे 4 रख गया, 1 अगेन 1/2 आ गया। इन सबकी वैल्यू 1/2 है, जबकि हमने दोनों जगह डिफरेंट डिफरेंट नंबर रखे हैं, तो रिपीटिशन हो चुका है। 1/2 इसमें आया है, 2/4 भी इसमें आया है, 3/6 भी इसमें आया है, लेकिन एक्चुअल में ये नंबर एक ही तो है जो कि 3 बार काउंट हो रहा है। क्यों, जो कितने बार काउंट हो रहा है, 3 बार। यार ये 3 बार काउंट हो रहा है लेकिन एक्चुअल नंबर एक है, इसका मतलब इसको हमें 2 बार सबट्रैक्ट करना होगा। क्या इस बात पे एग्री हो? यार ये 3 नंबर आए जिनकी एक्चुअल वैल्यू तो 1/2 है ना, 1/2 इज अ यूनिक रैशनल नंबर जो कि 3 बार आ रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब इसके आगे देखो कौन कौन से नंबर्स रिपीट होंगे, इस बारे में तुम्हें सोचना है। 1/3, 1/3, 2/6, 1/3, 2/6। ये 2 बार आ रहा है, जबकि यार ये एक ही नंबर तो है, तो 2 बार काउंट हुआ है एक नंबर, तो एक बार सबट्रैक्ट कर दो। नोट करो उसको, ठीक है। अब देखो 2/1 2 आएगा, 4/2 2 आएगा, 6/3 2 आएगा। ये नंबर 3 बार काउंट हो रहा है जबकि एक्चुअल में एक है, तो कितने बार सबट्रैक्ट करना पड़ेगा? 2 बार। ठीक है। अब इसी तरह से और सोचना होगा तुम्हें।
2/3, 2/3, 4/6, 2/3 और 4/6, जरा देखो 2/3, 4/6 दोनों एक ही नंबर है, 2 बार काउंट हो रहा है, इसका मतलब एक और सबट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, 1/3 ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग। 3/2, 6/4, क्या 3/2 6/4 आएगा? बोलो। ये दो नंबर हैं, 2 बार काउंट करा है, लेकिन एक्चुअल में एक ही नंबर है, तो इसको एक सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। और नंबर देखो, 3/2, 3/1, 6/2, दो नंबर हैं, एक्चुअल में एक नंबर है, तो एक बार सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। और नंबर सोचो, 1/3 ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग, 2/3 आ चुका है। टोटल जरा निकालो, और ये 1 अलग से ऐड करना है। 30, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहां थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सोचना पड़ता है कि कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, कौन से नहीं रिपीट हो रहे हैं। तो प्रॉपर अगर टाइम है तभी ये क्वेश्चन करे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5। क्लियरली यहां पे और लिखा हुआ है। यहां पे एक सेट थ्योरी का फंडा हमेशा यूज करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं। अगर दो सेट्स हैं ए और बी, और का मतलब होता है यूनियन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। 2 से डिविजिबल हूं या 5 से डिविजिबल हूं, इस बात को ध्यान रखना। और मतलब यूनियन भी होता है, ये चीज सेट थ्योरी में देखी थी हम लोगों ने। द सम ऑफ इंटीजर्स जो कि 1 से 200 तक हैं, या तो 2 से डिविजिबल हैं या फिर मतलब यूनियन 5 से डिविजिबल है। तो हम 2 से डिविजिबल वाले सारे नंबर लिख लेंगे, 5 से डिविजिबल वाले सारे नंबर लिख लेंगे और सबट्रैक्ट कर देंगे। 2 इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड 2 और 5 दोनों से डिविजिबल मतलब 10 से डिविजिबल वाले सारे नंबर, उनका सम निकालना है। तो 1 से 100 में 2 से डिविजिबल वाले सारे नंबर कैसे आएंगे? 2, 4, 6, 8 से लेके 100 तक, बिटवीन नहीं है, पूरा नंबर्स लेने हैं। 5 से डिविजिबल वाले 5, 10, 15 से लेके 100 तक, और 10 से डिविजिबल वाले सबट्रैक्ट करने होते हैं। 10 से डिविजिबल वाले कौन से आएंगे? 10, 20, 30 से लेके 100 तक, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो चुके हैं। 10 इसमें भी आएगा, क्यों भाई? आएगा ना, और 10 इसमें भी आएगा। तो जो चीज़ 2 बार काउंट हो गई वो एक बार सबट्रैक्ट होनी चाहिए। तो आई होप अब ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। 1, 2 कॉमन ले लो, ये 50 तक जाएगा। यहां पे 5 कॉमन ले लो, 5 से डिवाइड करोगे 20 आएगा। यहां 10 कॉमन ले लो, तो फॉर्मूला लगा के इसको कर सकते हो। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है? एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ए जू हैज 20 जेब्रास, 20 जेब्रा हैं, 12 जिराफ हैं, 11 लॉयंस हैं, 3 टाइगर हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज ए टूरिस्ट कैन विजिट द एनिमल सो दैट ही मस्ट सी एटलीस्ट 1 टाइगर। एटलीस्ट एक टाइगर देखे वो जू जाने के बाद। तो ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है, जू जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे एनिमल हम देख लेते हैं, ठीक है। कुछ देख लेते हैं, कुछ छूट जाते हैं। और जितने भी लिविंग बीइंग हैं एक्सेप्ट प्लांट्स, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसान हो, पर्सन हो, सब डिफरेंट होते हैं। 20 के 20 जेब्रा डिफरेंट हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो कम से कम उसको एटलीस्ट एक टाइगर देखना ही है। टोटल जू में इतने एनिमल्स हैं, तो देखो कैसे करते हैं।
जू पहुंचे और हमारा टारगेट है जेब्रा देखने का। कितने जेब्रा हैं? Z1 Z2 Z3 से लेके Z20 तक के जेब्रा हैं, ठीक है, 20 जेब्राज हैं। अच्छा, हर एक जेब्रा के पास दो चॉइस होंगी, या तो तुम उसको देख पाओगे या नहीं देख पाओगे। क्या इस बात पे एग्री हो? या तो देखोगे या नहीं देख पाओगे। दूसरे जेब्रा के पास भी दो चॉइस हैं, या तो उसको देख पाओगे या नहीं देख पाओगे। तीसरे जेब्रा के पास भी दो चॉइस है। अच्छा, पहला जेब्रा देखा, दूसरा हम देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, इंडिपेंडेंट है। तो जेब्रा देखने के लिए 2 की पावर 20 वेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज 2 की पावर 20, क्योंकि हर एक जेब्रा के लिए दो चॉइस होंगी, या तो हम उसको देख पाएंगे या फिर नहीं देख पाएंगे, ठीक है। इसी तरह से जिराफ के पास भी, हर एक जिराफ के पास दो चॉइस है, हर एक लॉइन के पास दो चॉइस है, हर एक टाइगर के पास दो चॉइस है। और ओवरऑल यार जू जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने जिराफ देखा तो जेब्रा देखना मना है। ओवरऑल किसी को भी देख सकते हैं हम, तो ये इंडिपेंडेंट है। तो इस वजह से नंबर ऑफ वेज हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्सपेरिमेंट नहीं बना रहे हैं, तुम लोग खुद बना सकते हो, देख सकते हो। ये 4 एक्सपेरिमेंट हैं, सब इंडिपेंडेंट है। तुमने 2 जेब्रा देखे, तुम 1 जिराफ भी देख सकते हो, 0 जिराफ भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन एक क्लॉज लगा दिया कि टाइगर तो एक देखना ही देखना है। 3 टाइगर थे, हर एक के पास 2 चॉइस थी, या तो देख सकते हैं या नहीं देख सकते, या देख सकते हैं या नहीं देख सकते, या देख सकते हैं या नहीं देख सकते। टोटल आया 8 आंसर। इस 8 वे में एक तरीका वो भी होगा जिसमें हमने कोई भी टाइगर नहीं देखा, एक तरीका वो भी होगा जिसमें हमने कोई भी टाइगर नहीं देखा और एटलीस्ट एक टाइगर देखना ही है। सो दिस इज द आंसर। अच्छा, इसी में थोड़े से चेंजेस करते हैं। मान लो बोला गया जू गए हम, और जू जाओगे तो यार कम से कम एक एनिमल तो देख के आओगे ही, ठीक है। बोला जाए कि कम से कम एक एनिमल देख के आओ, उसके कितने तरीके होंगे? तो इन सारे तरीकों में एक तरीका ऐसा होगा जिसमें हमने कोई एनिमल नहीं देखा, ठीक है। या ये बोला जाए कि हर एक कैटेगरी का एक एनिमल जरूर देख के आओ, एक जेब्रा, एक जिराफ, एक लॉइन, एक टाइगर। तो जेब्रा देखने का ये तरीका, एटलीस्ट एक देखना ही है। जिराफ देखने का ये, लॉइन देखने का ये, हर एक कैटेगरी का एक एनिमल देखना ही देखना है। और क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर अपीयर टुगेदर। यार ये बात समझ रहे होगे, कॉलेज में या स्कूल में कोई एग्जाम देते हो, कोई पर्टिकुलर एग्जाम दे रहे हो, फाइनल एग्जाम दे रहे हो, तो एक पेपर सबसे अच्छा होता है तुम्हारे रिस्पेक्ट में, स्कूल के रिस्पेक्ट में नहीं, और एक सबसे खराब होता है। क्यों? 6 एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन पेपर, फाइनल एग्जाम है, 6 एग्जाम है बैक टू बैक। बी अरेंज दैट वर्स्ट और बेस्ट एक साथ ना अपेयर हो। छह सब्जेक्ट्स हैं, छह एग्जामिनेशन हैं, कैसे अरेंज करे जाएं। एग्जाम लिस्ट मतलब शेड्यूल आया नहीं है, किस तरह से अरेंज करें। मान लो एक सब्जेक्ट तुम्हारा बहुत अच्छा है और एक सब्जेक्ट तुम्हारा प्रिपेयर्ड है जो बहुत खराब है, ये ना हो कि दोनों एग्जाम अगल बगल पड़ जाएं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, सपोज कर लो S3 हमारा बेस्ट सब्जेक्ट है, इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। नेचुरली एक सब्जेक्ट तुम्हारा बहुत अच्छा हो सकता है और एक सब्जेक्ट तुम्हारा बहुत खराब हो सकता है। हमें एग्जामिनेशन शेड्यूल प्रिपेयर करना है। अच्छा 6 सब्जेक्ट हैं, पहले दिन एक सब्जेक्ट का एग्जाम, दूसरे दिन दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम, तीसरे दिन तीसरे सब्जेक्ट का एग्जाम,
6 सब्जेक्ट्स को 6 दिन में अरेंज करने के 6 फैक्टोरियल वेज आएंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बेस्ट और वर्स्ट साथ में ना हो तो इसके लिए करा यह जाता है, इन दोनों सब्जेक्ट को मिला दो, एक बना दो। इन दोनों सब्जेक्ट को एक बना दो, मतलब जहां पे भी जाएंगे या तो मंडे ट्यूसडे हो जाएगा, या ट्यूसडे वेंसडे हो जाएगा, या वेंसडे थर्सडे हो जाएगा। टोटल में से वो सारे केसेस घटा दें जिसमें ये दोनों कंसेक्यूटिव आते हैं। तो 2 सब्जेक्ट को अगर एक सब्जेक्ट मान लिया तो अब टोटल सब्जेक्ट, टोटल थे 6, 2 सब्जेक्ट घटा दो और टोटल एक सब्जेक्ट माना है, तो ये 5 सब्जेक्ट हो गए टोटल हमारे पास। वो वाले केसेस घटा रहे हैं जिसमें वर्स्ट और बेस्ट साथ में है। ये आपस में भी 2 तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं, बेस्ट वर्स्ट, वर्स्ट बेस्ट, ठीक है। तो दिस इज द नंबर ऑफ वेज फाइनली। तो ऐसे केस में क्या करा जाता है, जब 2 चीजें एक साथ ना रखनी हो तो टोटल में से उनको साथ में रख के वो वाले केसेस सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अब जो केसेस बचेंगे उसमें दोनों चीजें साथ में नहीं होंगी। सिंपल। नेक्स्ट देखो, देयर आर 10 लैम्प्स इन अ हॉल, 10 लैंप हैं हॉल में, ठीक है। ईच ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली, सबके 10 स्विच लगे, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इन विच द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड, हॉल में लाइट जल जाए तो एक लाइट काफी होती है, ध्यान रखना, एक लाइट काफी है। 10 स्विच हैं, ऑब्वियसली ये डिफरेंट लाइट्स के स्विच हैं, सारे डिफरेंट हैं, ठीक है। S1 S2 S3 S10। तो हर एक स्विच के पास 2 चॉइस है, या तो हम ऑन करेंगे या नहीं करेंगे। हर एक स्विच के पास 2 चॉइस है, या ऑन करेंगे या नहीं करेंगे, ऑन करेंगे या नहीं करेंगे। हर एक स्विच के पास 2 चॉइस होंगी। और ये इंडिपेंडेंट है, मान लो इसको ऑन कर दिया तो इसको ऑन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है। एट द सेम टाइम तुम डिसाइड कर सकते हो कौन कौन सी लाइट जलानी है, कौन सी नहीं जलानी है। तो इनको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई कर देंगे। और आई थिंक ये चीज़ तुम लोग डीपली खुद अब सोच सकते हो कि क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट है, एट द सेम टाइम तुम बता सकते हो कि उस हॉल में जाओ लाइट जला दो, ठीक है, इवन वाली जला दो, ऑड वाली जला दो, वॉट एवर, प्राइम नंबर वाली जला दो, सारी जला दो, ठीक है। एट द सेम टाइम बताया जा सकता है, इस वजह से टोटल नंबर ऑफ वेज हमने मल्टीप्लाई कर दिए। और इसमें 2 की पावर 10 इज अ वेरी बिग नंबर। उसमें एक तरीका ऐसा होगा जिसमें तुमने कोई लाइट नहीं जलाई, बिकॉज ये ऑल पॉसिबल वेज आते हैं। तो इसमें एक तरीका ऐसा है जिसमें तुमने कोई भी लाइट ऑन नहीं करी और हॉल में लाइट जलना जरूरी है। सो 1023 वेज, दैट्स इट। क्या हो जाएगा, 1023 वेज। क्लियर है? हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड? 1 2 3 4 5। 5 डिजिट नंबर हमें बनाना है जो कि डिविजिबल हो किससे, 4 से। अच्छा, ये बात हमें पता होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल तब होता है जब लास्ट के 2 डिजिट क्या हो, 4 से डिविजिबल हो, तब वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है। और एक बात और यहां पे समझ लेना, ऐसा यहां कुछ भी मेंशन नहीं कि रिपीटिशन अलाउड या रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो जेन्युइन कंसेप्ट तो ये है कि अगर मेंशन नहीं तो रिपीटिशन अलाउड लेके चलो, लेकिन अगर रिपीटिशन अलाउड लेते हो तो आंसर थोड़ा बड़ा आता है। उतना बड़ा आंसर नहीं आ रहा है तो तुम रिपीटिशन नॉट अलाउड लेके कर लो। तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। वैसे तो नहीं मेंशन्ड है तो रिपीटिशन अलाउड। तो हम दोनों तरह से करके देख लेते हैं। पहले तो ये बताओ, रिपीटिशन अलाउड करके देख लेते हैं, फिर नॉट अलाउड करके देख लेंगे। क्या लास्ट 2 डिजिट 1 2 हो सकती है? 1 2 3 4 5 24 हो सकती है। जरा देखो, 24 4 से डिविजिबल है, 24 हो गया। 52 हो सकता है, 24 और क्या बचा, 32।
32 हो सकता है। रिपीटिशन अलाउड है, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो 44 भी तो हो सकता है। बहुत ध्यान से देखो, ये सब गड़बड़ करके आते हैं लोग। 44 हो सकता है बिकॉज रिपीटिशन अलाउड है। और 52 भी डिविजिबल होता है किससे? 4 से। ठीक है, रिपीटिशन अलाउड है। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं? 5। ये फिक्स कर दिया 1 और 2, तो यहां के लिए 5 चॉइस, यहां के लिए 5 चॉइस, यहां के लिए 5 चॉइस। इंडिपेंडेंट है 5 क्यूब, यहां भी 5 5 5 125। 5 क्यूब क्या होता है? 125। और ये ऑब्वियसली ऐड करेंगे क्योंकि या तो 12 रखोगे या 24 रखोगे, या तो 5 इंटू 5 की पावर 3 मतलब 5 की पावर 4 जो कि आ जाएगा 625। ठीक है, लेकिन तुमने आंसर देखा कि 625 आंसर आ ही नहीं रहा है, तो फिर तुम क्या समझोगे कि रिपीटिशन अलाउड नहीं, उससे कम आंसर आ रहे हैं। तो अगर कम आंसर आ रहे हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो फिर ये वाला केस तो लोगे नहीं। क्यों? 44 ले नहीं सकते। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 2 डिजिट आ चुकी हैं, 5 डिजिट हैं, तो कितनी बची? 3। 3 2 1। कितने केस हैं? 1 2 3 4। 4 बार 3 फैक्टोरियल ऐड कर दोगे, सो इट्स आंसर इज 24। क्या इसका आंसर 24 आ रहा है? ठीक है, तो अगर आंसर बहुत कम आ रहा है, तुम्हारा बहुत हैवी आंसर आ रहा है, इसका मतलब एग्जामिनर ने रिपीटिशन नॉट अलाउड से सॉल्व करा। क्लियर है क्वेश्चन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज 8 बॉयज एंड 7 गर्ल्स बी फोटोग्राफ्ड इफ गर्ल्स आर सिट ऑन चेयर इन अ रो एंड द बॉयज स्टैंड इन अ रो बिहाइंड देम। गर्ल्स को बैठना है चेयर में, आगे फ्रंट में। गर्ल्स कितनी है? 7। तो नहीं दे रखा है तो मान लो 7 ही चेयर है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 गर्ल्स को 7 चेयर में बैठाने के 7 फैक्टोरियल वेज। क्या इस बात पे एग्री हो? और बॉयज को पीछे खड़ा होना है, जहां खड़े हो जाएंगे वही उनकी पोजीशन हो जाएगी। 8 बॉयज को 8 प्लेस पे अरेंज करने के 8 फैक्टोरियल वेज। और ये आपस में इंडिपेंडेंट है, कौन सी चेयर में कौन गर्ल बैठी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? आई होप ये समझ रहे होगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। यहां कौन सी गर्ल आ रही है और ये कौन सा बॉय है, इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 14th। देर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन। अच्छा, यहां पे एक बात ध्यान रखना, अगर पीएनसी या प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, विच इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पेपर है या ट्रू एंड फॉल्स का पेपर है, तो पहली चीज ध्यान रखना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 100 में से 100 क्वेश्चन करके आएंगे। दूसरी बात, मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी बात, रैंडम गेसवर्क करना है, हमें कुछ आता नहीं है, ABCD 4 ऑप्शन है तो कुछ भी तुक्का मार देना है। ये एग्जाम में मत करके आना, क्वेश्चन के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो उसकी स्ट्रैटेजी हम बता रहे हैं। और तीसरी बात, परमिटेशन कॉम्बिनेशन में हमसे पूछा जाता है, मान लो किसी काम को करने के 252 तरीके आ रहे हैं, तो ये आंसर तब सही है जब ये सारे तरीके डिफरेंट हो। सारे तरीके आपस में कैसे हो? डिफरेंट हो। प्रैक्टिकली ये हो सकता है किसी एग्जामिनेशन में, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि 2 लोगों की आंसर शीट बिल्कुल सेम टू सेम हो जाए। प्रैक्टिकली ये चीज हो सकती, यार पहला वाला भी कुछ नहीं पढ़ के गया, उसने सारे में A टिक कर दिए। एक और भी था, एक स्टूडेंट, वो भी कुछ नहीं पढ़ के गया, उसके दिमाग में चल रहा है सारे A टिक कर दिए। प्रैक्टिकली ये चीज हो सकती, लेकिन थ्योरेटिकली पीएनसी में, प्रोबेबिलिटी में किन्हीं भी 2 की आंसर शीट मैच नहीं करेगी। इस बात का ध्यान रखना। मतलब ऐसा हो सकता है कि 1 से 99 तक, मान लो पहला स्टूडेंट है, उसने 1 से लेकर 100 तक सब में A टिक करें, दूसरे स्टूडेंट का एटलीस्ट एक आंसर तो डिफरेंट होना चाहिए। 1 से लेकर 99 तक A टिक कर दिया, 100 में उसने C टिक कर दिया, तो दैट इज डिफरेंट आंसर शीट। तो ये 3 पॉइंट समझ में आ गए। 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इन एन एग्जामिनेशन। हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल इफ फर्स्ट 3 हैव 4 चॉइसेस। फर्स्ट 3 में 4 चॉइस है और
नेक्स्ट 3 में कितनी चॉइस है? 5। नेक्स्ट 3 में सॉरी, ए बी सी डी ई। तुक्का मारना है हमें और 6 के 6 सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले क्वेश्चन के पास गए हम, तो हमारे पास कितने तरीके हैं तुक्का मारने के? 4। ए बी सी डी में से किसी भी एक में कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब होता है ओनली वन ऑप्शन करेक्ट। अगर लिखा होता मल्टीपल आंसर करेक्ट या वन और मोर ऑल्टरनेटिव में भी करेक्ट, तो उसका अलग तरीका होता है, वो आगे देखेंगे हम लोग। इसमें से इस क्वेश्चन करने कितने तरीके हैं? 4। इसको करने के भी कितने तरीके हैं? 4। हमने यहां सी टिक करा, यहां कुछ भी टिक कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 क्यूब। इनको करने कितने तरीके हैं? 5 5 5, इंडिपेंडेंट है तो इंटू 5 क्यूब। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट है, किसी को कुछ भी टिक कर सकते हो। तुम घर के से सोच के जा सकते हो यार, ऐसा कुछ पढ़ के तो गए नहीं है, ऐसा करते हैं हम सारे में सी टिक कराएंगे। तो एट द सेम टाइम हम सोच सकते हैं कि क्या टिक करना है। क्लियर है? तो इस वजह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ सेट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, 5 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है जहां पे या तो टी टिक करोगे या फिर एफ टिक करोगे। तो हर एक क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल द करेक्ट आंसर, इस बात को भी बहुत अच्छे समझना होगा। अच्छा, अगर 5 क्वेश्चन है तो मेरे ख्याल से बात समझ गए होगे कि हर एक को करने के 2 तरीके। तो 2 की पावर 5, 32 डिफरेंट आंसर शीट्स बनेंगी, जिसमें कोई भी आंसर शीट सेम नहीं होगी, सब डिफरेंट होंगी एक दूसरे से, ठीक है। प्रैक्टिकली हो सकता है कि यार एक स्टूडेंट ने सब में टी टिक कर दिया, दूसरे ने भी सब में टी टिक कर दिया, लेकिन परमिटेशन कॉम्बिनेशन में हर एक तरीका अलग होता है। तो यहां पे टोटल 32 आंसर शीट बन रही हैं। और ध्यान रखना, जैसे मान लो तुम किसी भी बुक से एक्सरसाइज सॉल्व करते हो, मान लो ट्रू एंड फॉल्स की एक्सरसाइज तुमने सॉल्व करी और पीछे आंसर शीट होती है वो देखी, तो यार पीछे वाली आंसर शीट जो होती है यूनिक ही तो होती है। किताब में अगर करते हो तो एक सिंगल ही तो होती है, उसमें कॉम्बिनेशन थोड़ी ना होते। आंसर शीट तो यूनिक होती है ना। यहां पे भी जो शीट मिलती है उसमें पीछे आंसर जो होता है वो यूनिक होता है, एक प्रिंट होता है उसका। तो एक ही ऐसा केस होगा जिसमें सारे आंसर सही होंगे, एक ही आंसर शीट ऐसी होगी जिसमें सारे सही होंगे, ठीक है। यह बात हमें आगे के लिए अंडरस्टूड है। नो 2 स्टूडेंट हैव गिवन द सेम सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ आंसर, यह हमें अंडरस्टूड है, क्योंकि परमिटेशन कॉम्बिनेशन में वेज रिपीट नहीं होते हैं, वो गलत आंसर आ जाएगा अगर वेज रिपीट करोगे। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारे लिए अंडरस्टूड है, ठीक है। एक आंसर शीट है, टोटल आंसर शीट कितनी बनी? 32। एक आंसर शीट ऐसी होगी जिसमें सारे सही होंगे, वो आंसर शीट यूनिक होगी। क्या पूछा है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास फॉर दिस टू बी पॉसिबल? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 31। सारे पॉसिबल आंसर शीट कितने बन सकते हैं? 32। सिर्फ एक यूनिक आंसर शीट ऐसी होती है जिसमें सारे सही होते हैं, ठीक है। जिसमें सारे सही हैं वो एक आंसर शीट होगी। तो टोटल में से एक आंसर शीट वाली सब्ट्रैक्ट कर दी, जिसमें अच्छा मान लो पूछा जाए कि ऐसी कितनी आंसर शीट होंगी जिसमें एक गलत होगा, तो एक गलत वाली एक आंसर शीट नहीं होगी, एक गलत वाली बहुत आंसर शीट हो सकती है। मान लो टी एफ टी टी टी, ये एक्चुअल आंसर शीट है, ये एक्चुअल आंसर है। तो गलत करने के लिए बहुत तरीके हैं, ऊपर एफ कर दो, क्यों, बाकी सारा सेम कर दो। एक गलत करना है, क्या कर दो? ऊपर टी कर दो, ये भी 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 टी कर दो, अभी भी एक गलत हो गया। तो एक गलत वाली कई आंसर शीट होंगी। और आई थिंक अगर ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है तो एक गलत वाली 5 आंसर शीट होंगी अगर सोचने बैठो। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां पे 4 ऑप्शन है वहां पे बहुत सारी आंसर शीट होंगी जिसमें एक गलत है। इस बारे में नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये कुछ बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब परमिटेशन एनपीआर का एप्लीकेशन देखेंगे
उसको किस तरह से अप्लाई करा जाता है।